अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट पार्ट में जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दो एप्लीकेशन देखी थी, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक, जो हमारा पार्ट नंबर 6 बेसिकली था। एंड टुडे विल बी अ 7 पार्ट ऑफ दिस लेक्चर एंड इट कंप्राइजेज ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। जो आखिरी की दो आपके पास एप्लीकेशन हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, हमने वो डिस्कस करनी है यहाँ पर। तो बेटा जल्दी से देख लेते हैं हम कि हमारी पहली एप्लीकेशन। देखें, पहली एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब आप जानते हैं क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है। आइसो मतलब सेम है, थर्मल कैसे, थर्मल मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। आप कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को, जैसे मैंने आइसोबैरिक में निशानी बताई थी कि बैरोमीटर क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप प्रेशर को मेजर करते हैं। थर्मोमीटर क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो थर्मोमीटर से आप याद रखेंगे कि आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसमें जो भी सिस्टम हो, जो भी प्रोसेस हो किसी भी गैस सिलेंडर्स का, तो जब उनका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है, राइट। आइसोबैरिक क्या था, कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोथर्मल क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोथर्मल कहलाता है, राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा कि क्या कह रही है हमसे ये। आप ये जो पहली लाइन है मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि हर प्रोसेस में सेम रहेगी। क्या सेम रहेगी कि आपने एक सिलेंडर लिया जिसमें क्या लगा हुआ है, मूवेबल और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, जिसका इनिशियली प्रेशर P1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है। लेकिन इसमें एक खास बात है, वो खास बात ये है इसके अंदर कि हमने इसमें एक लगाया हुआ है हॉट रिजर्वायर, क्योंकि हमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले हमें जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी कि टेम्परेचर वहाँ पे वेरी कर रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था। देखें सिलसिला क्या होगा, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है और हम एक लॉ जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक हो गई बात ये वाली। अच्छा, यहाँ पर जो हमने सिस्टम लिया वो ऐसा सिस्टम लिया है, ऐसा सिलेंडर लिया है जिसकी बेस सिर्फ कंडक्टिंग है, बाकी वॉल्स और पिस्टन क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। वॉल्स भी नॉन कंडक्टिंग और पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग, यानी कि यहाँ से हीट फ्लो इन और फ्लो आउट नहीं हो सकती। सिर्फ हीट को निकलने का, आने का एक ही रास्ता है, क्या, सिलेंडर की बेस, राइट। अच्छा, हमने इसको उठा के कहाँ रख दिया, हीट रिजर्वायर पर रख दिया, यानी कि ऐसा रिजर्वायर जो हीट प्रोवाइड करे। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं कि जैसे हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर को वापस इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर है कि हीट रिजर्वायर लगाना पड़ेगा। तो हमने मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को क्या नीचे लगाया हुआ, हीट रिजर्वायर लगाया हुआ है कि प्रेशर कम हो तो जाहिर है कि फॉल आएगा टेम्परेचर के अंदर, ये टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब वापस टेम्परेचर को अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर लेकर आना है, तो वो कौन पूरा करेगा, कौन ओवरकम करेगा, बेसिकली नीचे जो हीट रिजर्वायर लगा हुआ है बेस कंडक्टिंग जिसकी है, वहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा सिलेंडर और वापस अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। जब वाली बात समझ में आ गई। इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा कि जैसे यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपके पास कम हो रहा है, ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट रिजर्वायर लगाया हुआ है। इसका अगर आप रिवर्स प्रोसेस देखें, रिवर्स प्रोसेस से मैं क्या मकसद क्या है कहने का, कि प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वापस टेम्परेचर को नीचे लेके आना है तो नीचे कोल्ड बॉडी लगानी पड़ेगी। ये वाली बात समझ में आई कि टेम्परेचर अगर वेरी कर गया अपने हाई वैल्यू पर, ठंडा करना है तो नीचे कोल्ड बॉडी लगानी पड़ेगी। क्या होगा, वो कोल्ड बॉडी वापस अपने पास हीट खींच लेगी और टेम्परेचर को दोबारा ओवरकम कर देगी। आई होप सो कि बात समझ में आ रही होगी ये वाली, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस सूरत में जो एब्जॉर्बिंग होगी या जो आपके पास एक्सपेल करेगा सिस्टम हीट, इनसे टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, इस दोनों चीजों से, कि एक्सपेल करने से भी, रिलीज करने से भी और एब्जॉर्ब करने से भी क्या होगा, दोनों सूरतों में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और हमारे पास ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। आप डायग्राम से दिखा देता हूं और बात हो जाएगी बात। देखें यहां पर जो है वो ये आपके पास मास बढ़ा हुआ है, यानी कि जो लोड डाला हुआ है वो आपने भी डाला हुआ है ज्यादा। जब ज्यादा लोड डाला हुआ है तो वॉल्यूम कैसा है, जाहिर है कि कम है, ठीक हो गई बात ये वाली। अच्छा, मास कम है तो आपके पास प्रेशर कम है तो वॉल्यूम भी कम है, ठीक है। टेम्परेचर कैसा रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। आपने क्या किया, प्रेशर जो है वो कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, जब प्रेशर कम किया वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जो हैं वो तो आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, वो तो आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, क्यों रह रहा है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे लगा होगा हीट रिजर्वायर। जब हीट रिजर्वायर लगा हुआ होगा तो क्या होगा, जब आपके पास टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट रिजर्वायर को हीट देके टेम्परेचर ओवरकम कर देगा। आपके पास टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर कम करना है, टेम्परेचर और सिलेंडर अपनी हीट जो है वो क्या कर दे, रिलीज कर दे कोल्ड बॉडी को, टेम्परेचर फिर से ओवरकम हो जाएगा अपना स्टैंडर्ड वैल्यू के ऊपर। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, जो आपने सेट की हुई है वो होती है, ठीक है। तो लाजमी के नीचे आप हीट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर लगा के रखें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, अब जब फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 हो जाएगा। इनिशियली क्या था, P1 V1 था, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद अब क्या हुआ, अब कह रहे हैं कि लेट P2 V2 इज द
फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, देन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है आप जानते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर का लिंक होता है इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई फर्क बोलो बेटा नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहां पर हो गया डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू की जगह तो डेल्टा डब्ल्यू रहेगा, लेकिन डेल्टा यू की जगह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, अभी मैंने बात बताई आपको ये वाली कि व्हेनेवर टेम्परेचर इज नॉट चेंज देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब डेल्टा यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जीरो हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन गई आपके इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बन गई, ठीक है। इसका मतलब जो तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, ठीक है, उससे सारा का सारा वर्क डन हो रहा है, ठीक है बेटा, वर्क डन मैक्सिमम हो रहा है, कहीं पे वर्क डन के अलावा हीट कोर काम नहीं कर रही, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा रही। क्यों नहीं बढ़ा रही, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक हो गई ये वाली बात। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इसी वजह से हम कहते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर रिजल्ट में आप देख लेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो होता है, इट इज कंक्लूड दैट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज कंप्लीटली यूटिलाइज इनटू यूजफुल वर्क डन, ठीक है। अच्छा, सारी की सारी हीट जो तुमने प्रोवाइड की है किसको, आपने अपने सिस्टम को, उस वो सारी की सारी हीट कहाँ आपको कन्वर्ट करके दे रही है, वर्डन काम करा के दे रही है, वर्डन करके दे रही है, ठीक है। यूटिलाइज कहाँ हो रही है, वो सारी वर्डन करवाने में यूटिलाइज हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो है कह रहे हैं सो वर्डन इज मैक्सिमम इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब कैसा होता है वर्डन, मैक्सिमम होता है थर्मल प्रोसेस के अंदर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, कर्व बनता है। द पीवी डायग्राम ऑफ थर्मल प्रोसेस इज अ कर्व एंड द कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। जो कर्व बनता है उसका नाम है आइसोथर्म, और जो इस आइसोथर्म की शेप होती है बेसिकली वो हाइपरबोलिक शेप होती है, हाइपरबोला होता है। मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो हाइपरबोला पढ़ेंगे, मैथ्स में हाइपरबोला क्या होता है तो वहाँ मैथ्स वाले टीचर आपको और अच्छे से बता देंगे। हाइपरबोला से होता क्या है कि ये जो ग्राफ बेसिकली है, ये वाला, ये जो ग्राफ में आपको कर्व मिला है, इस कर्व की शेप को हम हाइपरबोला कहते हैं। देखें बेटा, हुआ क्या, प्रेशर भी चेंज हो रहा था, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। P1 यहाँ था, P2 ये हो गया, चेंज हो गया, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी चेंज हुआ। इन दोनों की वजह से वर्क डन हुआ है। दैट्स वाई जब दोनों क्वांटिटीज चेंज होती हैं तो आपके पास यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट्स वाई क्या आ गया, कर्व आ गया, कर्व मिल गया आपको। ये वाली बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह, ना समझ में आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब जो हमारी आखिरी, अच्छा, इसकी रियल एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि क्या कि आप प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होता है, वॉल्यूम, और प्रेशर बढ़ाते हो वॉल्यूम होता है, लेकिन टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसकी एक और एग्जांपल ये है जो आपको सबके घरों में मौजूद है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जो कंडेंसेशन वहां पर हो रही होती है, यानी कि जो वहां पर स्टेट्स चेंज हो रही हैं किसकी, आपके पास मैटर की, टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस पर जो प्रेशर लग रहा है उसका रेफ्रिजरेटर की गैस का मुसलसल जो कूलिंग लग रही है उससे स्टेट चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही आइस का मेल्ट होना, एक बात जानते हैं आप कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी है। वाटर का मेल्ट वो है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्टेट ऑफ मैटर का चेंज हो जाना, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, ये रियल एग्जांपल है किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। टेम्परेचर कांस्टेंट है बट प्रेशर की वजह से वो स्टेट ऑफ मैटर उसकी चेंज होना शुरू हो जाती है, वॉल्यूम उसका चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एक रेफ्रिजरेटर जो है वो रियल एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये वाली बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह आप लोगों के। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपनी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आपसे क्या कह रहा है, कहते हैं इफ द प्रोसेस इन विच नो हीट फ्लो इन और आउट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां पर हीट कांस्टेंट है, ना हीट इन होगी ना हीट आउट होगी, पूरा का पूरा सिस्टम नॉन कंडक्टिंग होता है। देखें एक्सप्रेशन में लिखा हुआ होगा एडियाबैटिक क्या है, तीनों चीजें चेंज होंगी, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी। एक्सप्रेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर फिटेड विद मोबाइल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। आपके इनिशियली प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो गैस का मोल है, परफेक्टली इंसुलेटिंग फ्रॉम द सराउंडिंग है, क्योंकि कोई आपके पास यहाँ पर हीट जो है फ्लो इन और फ्लो आउट नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, कैसे है गैस का मोल, क्योंकि उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, वो वर्क डन करवाता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ पर परफेक्टली इंसुलेटिंग है, तो हाउएवर प्रोसेस सच एज कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज डन वेरी क्विकली। खुद ब खुद जो है वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन गैस की होती रहेगी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, ठीक है बेटा। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली होती है क्योंकि यहाँ पर हीट फ्लो ना इन होती है ना आउट होती है सिस्टम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो जाए तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। इसकी रियल एग्जाम्पल ऐसी है, हवा का दबाव, हवा का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हवा वर्टिकली मूव करती है ऊपर या नीचे, ठीक है, जब हवा एक्सपेंड करती है, ठीक
ठीक है बेटा। तो उस वक्त क्या होता है, उसका प्रेशर वगैरह चेंज होता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ठीक है, और हवा जो होती है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है, ऊपर से हवा नीचे आ रही होती है, हवा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है, तो प्रेशर भी क्या होता है आपके पास, प्रेशर कम हो जाता है उसका, और इसके अलावा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वैसे प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, वो हवा गर्म हो जाती है। दोबारा एक बात सुनने एग्जाम्पल वाली, जब हवा फैलती है नीचे से ऊपर, एक्सपेंड होती है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो अब हवा कैसी हो गई, ठंडी हो जाती है हमारे पास। आगे बात समझ में वाली, क्योंकि फैल गई पूरी जगह इस तरीके से, वो कूलर हवा होती है, ठंडी हवा होती है। जब प्रेशर आपके पास क्या होगा, कम होगा, तो हवा नीचे जब आएगी, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है, वो उस वार्मर हो जाती है हवा, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस आपके पास, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, जिसमें तीनों चीजें चेंज हो रही होती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, राइट। अच्छा, इसके हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम हमें कह रही है, साफ साफ दिखा रही है कि ये लार्जर वॉल्यूम है, ठीक है, और ये लोअर प्रेशर है, वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम। एडियाबैटिक वॉल्व है, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्व है, टेम्परेचर और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई नीचे हीट रिजर्वायर नहीं लगा हुआ इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, राइट बेटा। अब इसकी हम छोटी सी वो है डेरिवेशन, वो देख लेते हैं। देखें आपसे क्या कह रहे हैं कि आपके पास फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वो P2 V2 T2 है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहाँ पे हीट फ्लो इन नहीं है, फ्लो आउट नहीं है, तो डेल्टा Q जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सर एक सवाल पैदा होता है कि कौन वर्क डन करवाएगा, जब हीट आप फ्लो नहीं करवा रहे, ना इन करवा रहे, ना आउट करवा रहे, तो वर्क डन कैसे होगा, इंटरनल एनर्जी काम करवाएगी, राइट। इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, वो काम करवाएगी बेसिकली। अच्छा, कैसे काम करवाएगी, फॉर्मूला देख लें आप, डेल्टा क्यू जगह क्या आ गया, 0 आ गया। अब दो आपके इसके बाद रिजल्ट बन जाएंगे, कौन कौन से, पहला रिजल्ट तो हो जाएगा कि डेल्टा यू प्लस में, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। इसके अलावा एक ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू प्लस में, इसको वहां शिफ्ट करा दो, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। एक तो ये आपके पास रिजल्ट बन सकता है कि इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या है, वर्क डन पर डिपेंड कर रही है, जितना वर्क डन होगा उतनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इसका वो भी है, रिलेशन भी है, वो नीचे देखते हैं हम रिजल्ट के अंदर। आपसे कह रहे हैं व्हेन द सिस्टम एक्सपेंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम फैलेगा, जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने काम किया पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जाहिर है इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ये होगा कि और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात याद रखिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सारा काम करा दिया, खत्म हो गई, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई। आई बात समझ में ये वाली। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसका वाइस वर्सा होगा, जब उल्टा काम होगा, जब सिस्टम कंप्रेस्ड होगा, तो आप काम करा रहे हो किसके ऊपर, प्रेशर डाल के, किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। जब आप काम करवा रहे हो तो सिस्टम तो खुद काम करेंगे ना, तो जाहिर है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गई बात क्या वाली बेटा। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका भी कर्व है, क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तीनों चीजें चेंज हो रही हैं, इसलिए इसका भी कर्व है, और इसके काफी कोई नाम नहीं है, जैसा थर्मल का नाम था। इसका कर्व क्या कहता है, तो कर्व कह रहा है, इसका कर्व थोड़ा सा जो है ना यूं समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा और बैंड होता है, ठीक है। क्यों बैंड होता है, इस वजह से क्योंकि इसमें तीनों चीजें चेंज हो रही होती हैं और बहुत तेजी से चेंज हो रही होती हैं। देखें ये इनिशियल कंडीशन है, मैंने जिसको P1 V1 T1 कहा हुआ है, यहाँ पर P0 V0 T0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। जिसको मैंने P2 V2 T2 कहा हुआ है, इसको उन्होंने P1 V1 T1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये वॉल्यूम एक्सिस और ये प्रेशर एक्सिस है, इसको हम PV डायग्राम भी कहते हैं ग्राफ को ना। अगर पेपर में आ जाएगा ऑल्सो शो द PV डायग्राम, सब करवाइएगा मत, इसको हम जो है वो ग्राफ को PV डायग्राम भी कहते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा लेक्चर। और यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है चारों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वो खत्म हो गई हैं। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है CP माइनस CV इक्वल्स टू R, हम वो करेंगे। तो इन तमाम एप्लीकेशंस में से, इन तमाम लेक्चर में से, लेक्चर के पार्ट में कोई क्वेश्चन हो तो आपको पता है आप मुझसे कैसे पूछना है, आपको आप पूछ सकते हैं बेटा। और सही से इन सब चीज़ों को याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर 11 के लिहाज से। जज़ाकल्लाह खैर।